बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अरसल अमीन। आज हम एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टार्ट करेंगे। आज हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को 3 लेवल्स पर पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें जो इन्वॉल्व है, एंड एट द एंड हम देखेंगे वाई वी शुड स्टडी बायोकेमिस्ट्री, इसका हमारी लाइफ के अंदर क्या असर है। सबसे पहले अगर हम लिटरल मीनिंग्स को देखें, then bio means life and chemistry mean the study of chemicals. So we can say that biochemistry involves the study of that how life works at chemical level. अगर हम लिटरल मीनिंग्स को छोड़कर अब इसकी अगर एक जो कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है उसको देखें, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। तो अल्टीमेटली चाहे हम इसके लिटरल मीनिंग्स को देखें, चाहे हम इसकी जो कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है उसको देखें, दोनों से हमें पता चलता है कि हमने करना क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। यहाँ पर भी बायो लाइफ के लिए यूज़ होता है लफ्ज़, मॉलिक्यूल्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अच्छा, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो किसी जानदार के जिस्म को या किसी जानदार की बॉडी की फॉर्मेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब दूसरा हिस्सा हमारी इंट्रोडक्शन का था कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इट इन्वॉल्व दैट हाउ लाइफ वर्क्स एट केमिकल लेवल, यानी कि हमें ये पता चलता है कि केमिकल लेवल पे जाकर चीज़ें किस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि हमने खाना खाया, उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने देखना है कि किस तरीके से जो हमने खुराक खाई है वो किन किन कंस्टिट्यूएंट से मिलके बनी है और किस तरीके से उसकी ब्रेक डाउन होती है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हैं जो कि हो रहे हैं, और एट दी लास्ट किस किस्म की एनर्जी उससे और किस मिकदार के अंदर एनर्जी हमें उस जो फूड हमने इंटेक की है उससे मिल रही है। ये सारा कुछ किसके अंदर पढ़ना होता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। और थर्ड हमारा कि क्यों पढ़ना चाहिए बायोकेमिस्ट्री को, इसका हमारी लाइफ के अंदर क्या अहमियत है। देखें ज़रा, एवरीथिंग that happen inside us is biochemistry. By understanding it, how it works helps us to find problems and fix them. हमारी जो सबसे मेजर इस पूरी लाइन के अंदर है ना, find problems and fix them. बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कि प्रोसेस हो कैसे रहा है ना, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें ये भी पता चल जाएगा। जब हमें मैकेनिज्म पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का, अब हम उस रिएक्शन को अपनी मर्ज़ी से स्पीड अप भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से स्लो डाउन भी कर सकते हैं। अब जब हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ आ जाती है तो अब ज़ाहिर सी बात है हम उसको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उसका हम पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं, नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी ह्यूमन के लिए बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है कि पॉजिटिविटी जितना भी हम फैसिलिटेट कर सकें ह्यूमन्स को, ठीक हो गया, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी के ज़रिए, बायोकेमिस्ट्री की स्टडी के ज़रिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द केमिकल, कि हमारे पास कितने किस्म के केमिकल होते हैं। 2 किस्म के केमिकल्स हैं जो किसी भी जानदार की बॉडी की फॉर्मेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं। एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरे हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाए जाते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके अलावा कुछ मिनरल आयंस वगैरह भी जो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर शामिल होते हैं। एट द लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिकल्स, बायोकेमिकल्स की क्या अहमियत है। अब शुरू के अंदर ही मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी जानदार की पूरी बॉडी की फॉर्मेशन ही बायोमॉलिक्यूल से हुई है। अगर हम केमिकल लेवल के बिल्कुल इंतहा पे जाके देखें तो हम जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको एटम से स्टार्ट करते हैं, बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अल्टीमेट क्या है कि किसी भी जानदार का सर्वाइवल ही इस चीज़ पर है कि वो कितने बायोमॉलिक्यूल्स को इनटेक कर सकता है, अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन कर सकता है। ये उस जानदार की बका के लिए या उसकी बका की गारंटी हो सकती है। अगर हम लाइफ को डिफाइन भी करना चाहें ना, तो लाइफ की डेफिनेशन ही हम ये करते हैं, लाइफ इज़ अ सीजलेस केमिकल एक्टिविटी।
इन अदर वर्ड एक बेजान चीज़ में और एक जानदार चीज़ के अंदर जो फ़र्क है वो क्या फ़र्क है, वो है बायोमोलिक्यूल्स का जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसका फ़र्क है। अब जो बंदा मर जाता है उसके अंदर क्या है, उसकी बॉडी के अंदर वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि प्रोसीड हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं। एटीपी की ब्रेकडाउन होती थी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है। अब जैसे ही वो बंदा डेड हो गया, एटीपी की ब्रेकडाउन बंद, एटीपी की फॉर्मेशन बंद। अब वो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हुआ तो साथ ही क्या, उस बंदे का सारा सिस्टम ख़त्म, तो हम उस पर्सन को अब डेड कहना शुरू कर देते हैं। एट द लास्ट मेटाबॉलिज्म। अब जैसे कि मैं अभी आपसे कहा कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये केमिकल्स की स्टडी का नाम है, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी का नाम है। तो किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी जो सम है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब अगर तो एक ऑर्गेनिज्म एक सेल पर मुश्तमिल है तो उस सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उस सेल के लिए उसका मेटाबॉलिज्म होगा। अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसकी हर पार्ट के अंदर वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड द सेकंड वन इज द कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म रिएक्शंस, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिक रिएक्शन हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वो टाइप्स हैं जिसके दौरान जो स्मॉलर सब्सटेंसेस होती हैं कंबाइन होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन के नतीजे में लार्जर मॉलिक्यूल या लार्जर सब्सटेंसेस बनती हैं या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनती हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को एनाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एग्जांपल आ जाएगी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की मौजूदगी के अंदर और क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। मैक्रोमोलिक्यूल तो नहीं बट वो जो हमारे पास ग्लूकोज है इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इटसेल्फ। नेक्स्ट वी है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में लार्जर सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं उनकी ब्रेकडाउन करके जो सिंपल और लेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनकी फॉर्मेशन की जाती है। इसके अंदर जो एग्जांपल आ जाएगी वो है ग्लाइकोलिसिस की। अब जो ग्लाइकोलिसिस है ये वो प्रोसेस है जिसके दौरान ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल की जाती है। एनाबॉलिज्म में आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही थी। कैटाबॉलिज्म में उसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर सिंपलर सब्सटेंस विच इज पायरोवेट उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उससे एनर्जी हासिल की जाती है। ओके, आई विल राइट फॉर इट। वी हैव द ग्लूकोज C6H12O6, एक कंप्लीट केमिकल सीरीज है, रिएक्शन है जिनको अंडरगो होता है और पायरोवेट की फॉर्मेशन होती है। और इस पूरे अमल के दौरान एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया एनर्जी रिलीज हो रही है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, मीन जो कैटाबॉलिज्म है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड जो एनाबॉलिज्म है इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हमारी जो केमिकल्स की टाइप्स और बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन वी हैव ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एटसेट्रा। अब इनमें से हम आज कार्बोहाइड्रेट्स की जस्ट इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट दो अल्फाज का मजमुआ है, कार्बो एंड हाइड्रेट्स। कार्बो स्टैंड्स फॉर कार्बन एंड हाइड्रेट स्टैंड फॉर वाटर। सो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें हमें लगेगा कि मीन्स के हाइड्रेटेड कार्बन, कैसा कार्बन जिसके साथ पानी है, बट इन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स का नेम उस वक्त दिया गया था जब बायोकेमिस्ट्री के अंदर इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो जो साइंटिस्ट थे उनको लगा शायद कार्बन और वाटर एक ख़ास कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जस्ट जो रेशियो है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की वो वाटर की रेशियो के बराबर है।
मीन के वाटर के अंदर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। इन द सेम वे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके अंदर भी जो रेशो है वो 2:1 की रेशो है। मीन्स कि अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। आप ग्लूकोज की ही मिसाल ले लें, 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है तो उससे दुगने हाइड्रोजन है, रेशो वही है, 1:2 की रेशो है। एक हिस्सा ये और 2 हिस्से हमारे पास हाइड्रोजन के होंगे यहाँ पर। डेफिनेशन को अगर देखें जो इनकी हमारे पास एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मॉलिक्यूल विच आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पोली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी स्टैंड फॉर अ ग्रुप हाइड्रोक्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को पढ़ेंगे और सारा इनका डिटेल के अंदर आगे पढ़ेंगे। सेकंड, इनकी कंपोजिशन के अंदर मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 ही एटम जो इन्वॉल्व होते हैं, तो कंपोजिशन वही कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 ही हमारे पास 3 ही किस्म के यहाँ पर एटम्स मौजूद होते हैं। द जनरल फार्मूला इज CxH2OY। फिर X एंड Y ये होल नंबर है। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर X और Y ये सेम ही नंबर होता है, बट कुछ के अंदर ये नंबर डिफरेंट भी हो सकता है। अक्रंस, अब पाए कहाँ पे जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अभी शुरू में आपको बता के हटाऊँ कि जो फॉर्मेशन है ग्लूकोज की वो कहाँ पे हो रही है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। मीन्स कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके तकरीबन तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर और सेल के तमाम हिस्सों के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये पॉइंट बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। हमें एक बात बड़े अच्छे से पता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स को चलाने वाली जो एनर्जी है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो सन से हासिल होती है। और दुनिया में और कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अलावा जो सनलाइट को डायरेक्टली यूज़ करके उसको किसी प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर सके। तमाम के तमाम एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत अहमियत का अमल है। और यहाँ से आप कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत को भी देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से इनको प्राइमरी सोर्स बोला जाता है एनर्जी का। अब अभी हम देखेंगे जस्ट अ मोमेंट इनके फंक्शंस के अंदर। फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सेल वॉल की फॉर्मेशन के अंदर। जो प्लांट की सेल वॉल है सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज इज आल्सो अ मैक्रोमोलिक्यूल विच इज कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मीन्स के लाइक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। This peptidoglycan molecule is also a carbohydrate in nature. Next, ये सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में ये डायरेक्टली एज अ कार्बोहाइड्रेट हिस्सा नहीं लेते, बल्कि इसकी 2 फॉर्म्स के अंदर होती हैं जिनके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स के इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, while on the other hand glycolipids is the combination of carbs and lipids। इन दोनों कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल के अंदर, अच्छा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जब 2 डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो जो न्यू मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बोथ आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी जितनी भी डेली रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उसका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो तमाम का तमाम हम कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। जो ब्रेड हम खाते हैं, वेजिटेबल्स हम खाते हैं, फ्रूट्स हम खाते हैं, वो तमाम की तमाम कार्बोहाइड्रेट्स ही नेचर होती है। उनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जिनसे हम अपनी डेली के जितने भी काम हैं उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हम पूरी करते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, हमारा बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो कि जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को ही एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लिपिड्स को या प्रोटीन्स को एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
जितनी भी हम दिन के अंदर कार्ब्स खाते हैं, उन कार्ब्स का 85 जो % हिस्सा है, जो ग्लूकोज का पोर्शन है, वो हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ ग्लूकोज को ही एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, किसी दूसरे कार्ब्स को भी एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा जो ह्यूमन मेल्स हैं, उनकी टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए भी ग्लूकोज नेसेसरी होता है, जो भी ग्लूकोज के अलावा किसी दूसरे एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल करके स्पर्म्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एट द लास्ट हमारे पास है स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं और एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। एनर्जी स्टोर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के दो अहम मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो है हमारे पास ग्लाइकोजिन एंड द सेकंड वन इज़ द स्टार्च। जो ग्लाइकोजिन है ये एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज फॉर्म है, जो हमारे मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर मौजूद होता है, और प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्टोरेज फॉर्म है उसको स्टार्च बोलते हैं। आज हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर हम बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर के एंड पर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि जब हमारी न्यू वीडियोज़ आएँ वो आपको ज़रूर मिल सकें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको कोई भी आप लेक्चर चाहते हैं कि हम आपको कन्वे करें तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर कन्वे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।